अब TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन महाराष्ट्र के इस मंच पर अब बारी है एक ऐसी हस्ती की जो अपने पिता की विरासत को नई उड़ान दे रही है। मैंने उड़ान इसलिए कहा क्योंकि वो एक ट्रेन्ड पायलट हैं, महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति को बेहद करीब से समझती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद रह चुकी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और अपने पिता की तरह बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए पूनम महाजन जी का। और मेरे साथ हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए सुमेरा जी। बहुत स्वागत है पूनम जी TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन के इस मंच पर। और शुरुआत, क्योंकि अब हम नॉमिनेशन ख़त्म हो रहे हैं, अब तो पूरी जो चुनाव का ज़ोर है वो आ चुका है, और इस वजह से एक अहम सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वहाँ से क्या सीख ली है जो विधानसभा में अप्लाई की जानी है, क्या वहाँ से सीखा? देखिए, लोकसभा चुनाव में अपेक्षा जो हमने की थी उस रूप से परिणाम ठीक नहीं आए, लेकिन जब आप परसेंटाइल ऑफ वोटिंग में देखेंगे तो आधे से 1% का फ़र्क था। लेकिन अभी गणित बताऊंगी तो उस हिसाब से तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन गणित के साथ कुछ चीज़ें जहां ठीक करनी थी वो भी की गई है। गत 1.5 महीने से मैं पूरे महाराष्ट्र घूम रही हूँ। हर एक पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं में जहाँ कहाँ मनमुटाव है हम मिल रहे हैं, कहाँ हमारी गलती हुई देख रहे हैं। और मुझे ये पता चला सिर्फ कुछ गणित बदल गए थे और कहीं हम आगे पीछे उस रूप से कर नहीं पाए, लेकिन जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ है। मुझे कहीं ऐसे दिखाई नहीं दिया जी लोकसभा में अपेक्षा के रूप से जो नहीं मिला। अभी वो सब मुझे लगता है जनता भी समझ गई है कि हमने जिनको भेजा वो कुछ हमारे काम के तो है नहीं। ज़्यादा हम महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत बढ़ाते तो और अच्छा होता, लेकिन जिस प्रकार से गत 6 महीने में सरकार काम कर रही है, महिलाओं तक युवाओं तक हम पहुँच रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा परिणाम आएगा और फिर से सरकार होगी। आपने जिक्र किया कि जिस तरह का काम हम कर रहे हैं उस काम का असर देखने को मिलेगा पिछले 6 महीने में जो हुआ, जिसमें एक महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर किया गया जो काम है लाडकी बहन योजना, और उसको लेकर और युवाओं के लिए भी जो प्रोग्राम है उसको लेकर बहुत आश्वस्त लगती है सरकार कि ये हमारा USP है, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। तो क्या वही ट्रम्प कार्ड है कि देखिए इतने लोगों को हमने जोड़ लिया, इतने पैसे उनके खातों में अब तक पहुंच चुके हैं, यही है ट्रम्प कार्ड? नहीं, मैं किसी चीज़ को ट्रम्प कार्ड इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि सेवा भाव से जो काम किया जाता है, समर्पण रूप से जो काम किया जाता है, उसको कोई हम TRP का ट्रम्प कार्ड नहीं कहेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव भी नहीं है, और संगठन से हम जिस प्रकार से लोगों के साथ पहुँचते हैं, आई थिंक वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स। हमारा काम है वो सर्विस प्रोवाइड करना, तो जनता पे कोई एहसान नहीं है, ना कोई ट्रम्प कार्ड है। लेकिन महाराष्ट्र के हर गांव में मैं घूमी हूँ और महिलाओं के कार्यक्रमों में मुझे जो उत्साह दिखा, और वो पैसे सिर्फ 1500, 3000, 7000 ये पैसे नहीं थे। उन पैसों से उन्होंने अपनी क्षमता के रूप से कुछ ना कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप से काम किया। उस 1500 को वो 10,000 बना रहे हैं, 8,000 बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण का ये बहुत अच्छा काम हुआ। युवाओं से भी हमारी जो कुछ महीने पहले युवाओं को हम जाति बनाम यहाँ वहाँ थोड़े बढ़ गए थे, बेचारे वो खुद समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी हमने देखा जिस रूप से और एक व्यवस्था चल रही कि युवाओं के कामों को कहीं ना कहीं जाके समर्थन दे, उससे भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है जो हम करना चाहते हैं। तो जो हमने समर्पण और जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, बस उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है। इसी से जुड़े 2 सवाल हैं। मैं युवाओं के सवाल पर भी आऊँगी और कैसे सशक्तिकरण हो रहा है उससे उसकी बात पे भी, लेकिन ये जो स्कीम्स हैं आपकी, जिसको आप कह रहे हैं कि ये समर्पण भाव के तहत हमने शुरू की हैं, इसको लेकर आप ही के जो साथी हैं उनमें ऐसा लगता है कि एक होड़ है ये कहने के लिए कि ये मेरा आइडिया है, ये मैंने किया है। शिंदे जी ऐसा लगता है कि बताना चाहते हैं कि ये उन्होंने किया है। BJP कहना चाहती है कि देखिए तो हमारा है क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में किया था और हम यहाँ लेकर आए हैं। ऐसे ही अजित पवार जी करे, तो हर किसी के बीच में होड़ है, तो आपस में कंपटीशन क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है अच्छा काम बताने की होड़ है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना। सो योजना मुख्यमंत्री जी के नाम पे है, आइडिया मध्य प्रदेश से आई होगी और उसको सारा समर्थन हमारे और उसको पेश किया था अजित पवार जी ने, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे लगता है अच्छा बट के हम अच्छा काम करें, और कभी कभी दोस्तों में भी कंपेटिटिवनेस होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो हम जनता के लिए कर रहे हैं। समझो आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि अंदर हमें ऐसे नहीं लगा,
हमने तो लाड़की बहन कहते हैं और हम बहुत खुश हैं जिस रूप से हम जनता तक पहुंच पाए। तो मुझे होड़ नहीं दिखती, मुझे लगता है अच्छे काम की होड़ दिखाना ये एक अच्छा एक दर्शाता है। ये सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि होड़ है या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसका होगा, सत्ता किसके हाथ में, जिसका स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में रहेगा। सहयोगी सब हैं तो सब हिस्सा होंगे, लेकिन किसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, उसके पास ज़्यादा ताकत भी होगी, निगोशिएटिंग पावर भी होगी। तो क्या इस वजह से भी ये होड़ है कि हमारे पास ज़्यादा सीटें आए, हमारे पास ज़्यादा मत आए, हम ज़्यादा ताकत लेकर आए, एक वो उस वजह से भी है क्या? क्योंकि आपके पास फिर निगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होगी, आपका मुख्यमंत्री होगा, तो हर कोई ये भी चाहता है। जी, इसमें मैं कहूँगी ड्राइविंग सीट पे कौन है, मैं खुद फ्लाइंग कर चुकी हूँ बहुत सालों पहले। तो एक कप्तान होते हैं और एक सह कप्तान होते हैं। तो कप्तान और सह कप्तान जब फ्लाइट उड़ने वाली हो पता ही चलेगी, लेकिन उस रूप से जो हेडविंड हम ले रहे हैं, व्हेन यू टेकिंग ऑफ आप हेडविंड लेते हैं, लेकिन वो स्मूथ टेक ऑफ ज़रूर हो रहा है और वो महायुति का होगा। जो मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी हम आदरणीय शिंदे जी की, अभी पीयूष जी ने कहा कि उनके अंडर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी हमारे नेता हैं भाजपा के, अजीत पवार जी राष्ट्रवादी के नेता हैं। तो हम सब साथ में मिलके एक महायुति बने। महायुति, युति मतलब अलायंस, महा मतलब महान, महाजन का महा। तो महायुति एक रूप से ये लड़ नहीं रही कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लिए लड़ रही है कि हम जिस समर्पण भाव से लोगों के लिए काम कर रहे हैं उसका और हमें काम करना है, तो हमें और ज़्यादा मौका मिले। मुझे इसमें ये कोई कंपटीशन बुरी नहीं लगती। मुझे लगता है कंपटीशन में हर कोई अपनी पार्टी से ज़्यादा सीटें लाएगा और हम एक दूसरे को अच्छा समर्थन देंगे। आप देखिए विरोधक तो एक दूसरे में टाइपिंग मिस्टेक में फंसे पड़े हुए हैं। कभी कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, कभी उद्धव जी की सेना के लोग कह रहे हैं हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। हर एक सीट पे लड़ाई चल रही है। तो ऐसे हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है, हमारा अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है जब स्मूथ टेक ऑफ हो रहा है तो ये सारी हेडविंड ठीक नहीं रहती, पावर उसमें बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो अब हो रहा है और जो चुनाव है इस बार विधानसभा का महाराष्ट्र का, इसको कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होगा विधानसभा का, क्योंकि इस बार अलग तरह के समीकरण होंगे। इससे पहले जो समीकरण थे वो नहीं हैं, क्योंकि बदल गया है। आप 6 पार्टियां हैं, शिवसेना के 2 हिस्से हैं, एनसीपी के 2 हिस्से हैं और तमाम और मुद्दे भी इसमें आ गए हैं। मराठा आंदोलन का मुद्दा है, इसके अलावा और तमाम मुद्दे हैं। तो किस तरह से और कितना चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में, और कैसे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी है? देखिए, चुनौतीपूर्ण उतना चुनाव में तो चुनौतियां होती हैं। वो चुनाव जीतने वाला भी हो, सबसे आत्मविश्वास भरा हुआ चुनाव भी हो, जनता तक पहुंचना, वोटिंग के लिए उनको बाहर लाना, हर चीज़ में पहुंचना, हर जगह चुनाव में चुनौती होती है। लेकिन वो चुनौती इसलिए कम लगती है जब आत्मविश्वास होता है और जनता आपको जिस रूप का समर्थन देती है उसमें नहीं होता। अभी जब आप 6 पार्टियों की बात करते हैं, आपने कहा कि एनसीपी के 2 हिस्से हैं और शिवसेना के, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बताया इनके 2 हिस्से नहीं हैं, पार्टी अपनी अलग अलग हैं। तो एक तो हमारे लिए वो ज़रूरी है। दूसरा, 6 पार्टियां लड़े लेकिन 3 संगठनों का एक गुट दूसरे 3 संगठनों के एक गुट के साथ लड़ रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा फिर से आप अभ्यास करेंगे 2019 के चुनाव का, 2014 के भी लोकसभा का, या 14 के विधानसभा का और 19 के विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, उसके परसेंटेज ऑफ वोट अच्छे रहे और वो कभी घटे नहीं, वो बढ़ते ही गए। सीटें कम आई हैं और वो फिर से उस गणित में जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, जिस रूप से समर्थन दिख रहा है उसमें कोई चुनाव कठिनाई वाला दिख नहीं रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी है चुनाव? जी, तो मैं एक वही गुट कह रही वर्सेस दूसरा गुट है जी। और महायुति, मुझे पता नहीं महाविकास आघाड़ी कितना बड़ा गुट है, क्योंकि उन गुट की लड़ाई रोज आज फ्रंट पेज पे पढ़ी जाती है। जैसे मैंने कहा, टाइपिंग मिस्टेक पे भी लड़ाई हो रही है कि आपकी ये कंस्टिट्यूएंसी या ये मेरे ये चुनाव क्षेत्र है, आपकी विधानसभा ने आपने क्या किया, ये बहुत चल रहा है। ये महायुति में नहीं चल रहा है। जब आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है और आप जानते हैं कि आपको जनता के लिए काम करना है, तो 2 सीटें यहाँ देनी हो या 3 यहाँ करनी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहना पड़ रहा है, देवेंद्र फडणवीस जी को ये कहना पड़ा कि देखिए मुझे भी दुख है कि हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेहनत की उनको टिकट शायद नहीं दे पाए गठबंधन की मजबूरियों की वजह से, यानी उन्हें नाराजगी का डर है कहीं पर। नहीं, मैं वो मानती हूँ, क्योंकि सबसे पहली युति जब शिवसेना और भाजपा की बनी थी तभी मेरे पिताजी प्रमोद महाजन और श्री बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। तभी भी पूरे महाराष्ट्र में प्रमोद जी घूमे थे और हर एक तालुका अध्यक्ष के साथ बैठक करके उन्होंने पूछा था कि हम ये युति बनाने वाले, कि हमें आगे जाना है तो किस रूप से हम काम करें। और कहीं कहीं समर्थन था, कहीं नहीं था,
लेकिन तभी भी वो गठबंधन की ज़रूरत थी। जो देवेंद्र जी बोले वो बात सच है। हम तो चाहते हैं भाजपा 288 सीट पे लड़े, क्यों नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा की, मैं क्यों चाहूँ मेरी एक भी सीट यहाँ से चली जाए। कोई कार्यकर्ता ये नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी चुनावी समीकरण ऐसे बनते हैं जहाँ पे गठबंधन की हर राजनीति का भी एक दौर होता है और वो दौर से हमें गुजरना पर पड़ता है। ये बहुत दिलचस्प है, ये दौर महाराष्ट्र की राजनीति में ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पिछले इतने सालों से महाराष्ट्र में एक पार्टी नहीं आई है, यहाँ गठबंधन ही चल रहा है। तो वो क्यों है महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा? नहीं, महाराष्ट्र की बीजेपी ने धरोहर जब आप देखेंगे, ताकत को बीजेपी ने बढ़ाया अपनी, लेकिन उसके बावजूद उसे सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। लेकिन वो सहयोग बहुत बड़ा सहयोग नहीं होता। आप देखेंगे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, वो विरोधी पक्ष में होके भी वो कुछ सीटों के आंकड़ों से आगे नहीं जा पाते। वो अपने आप को महाराष्ट्र का नेता कहते होंगे या बहुत अलग अलग नाम देते हैं, सालों से काम करते हैं, लेकिन उनका समीकरण भी बैठता नहीं कि वो उन सीटों से आगे जा नहीं पाती। कोई पश्चिम महाराष्ट्र की उनकी कोई सीटें, कोई मराठवाड़ा में सीटें होती, जो हमारा रीजन है महाराष्ट्र में। लेकिन भाजपा ने 2014 या उसके पहले भी वो सारे भेद तोड़ दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है, ऐसा पक्ष है हमारा जो बढ़ते जा रहा है। अभी ये मेरी इच्छा होगी, ये इच्छा नहीं क्योंकि पार्टी ख़त्म हो जाए या गठबंधन की राजनीति ना हो, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हर किसी की ताकत अलग होती है। महाराष्ट्र में भी दो धारा ऐसी है कि राष्ट्रीय पार्टियां लड़ती है, लेकिन उसको भी एक फ्लेवर उस प्रदेश का होता है। मराठी माणूस, मुंबईकर या महाराष्ट्र का आदमी, मराठवाड़ा का आदमी अलग होता है, विदर्भ का अलग होता है, उत्तर महाराष्ट्र खानदेश अलग होता है, पश्चिम महाराष्ट्र और हमारे यहाँ कोंकण और मुंबई की अलग बातें होती है। तो हर उस भूमि पुत्र को लेके कभी कभी कुछ पार्टियों में उनकी ताकत उनसे कनेक्शन की ज़्यादा होगी और उनका हम सम्मान रखते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम हो, महाराष्ट्र में ऐसे क्यों हो रहा है, बिल्कुल नहीं। हर एक पार्टी इस लोकतंत्र में अपने रूप से काम करिए। किसी के 2 MLA होंगे, 1 होंगे या 10, 15 या 50 होंगे, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सालों साल महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, लेकिन जैसे अभी पीयूष जी ने कहा कि 99 में फंस गए विरोधी दल के नेता, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कुछ विरोधी नेता हैं जो 40 या 50 के आगे नहीं जा पाते। तो वो बिगाड़ करने की राजनीति करते हैं और हर वक्त अपने आप को एक क्या कहते हैं, मराठी में टेकू कहते हैं, कि सिर्फ जुड़ने की राजनीति करते हैं, यहाँ नहीं बचा तो वहाँ बच जाऊँगा। तो ये थोड़ा समीकरण अच्छा नहीं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। सहयोग की आपने बात की कि सहयोग की ज़रूरत पड़ती है और अपने आप को ताकत जहाँ मिल रही है उसके साथ सहयोग होना चाहिए। तो आरएसएस के सहयोग की भी ज़रूरत है बीजेपी को। और हरियाणा में हमने जैसे देखा, ये कहा भी गया कि तब जबकि उनका कार्डर एक्टिव हुआ तो बहुत बूस्ट मिला, एक वो मिला, समर्थन मिला। तो ये तो नागपुर की धरती है, महाराष्ट्र की धरती है, तो यहाँ पर सहयोग मिल रहा है पूरा और ज़रूरी है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक धारा भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, लेकिन हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें अपने राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन विचार परिवार तो हमारा एक ही है। मेरे पिताजी खुद प्रचारक थे और उस रूप से उसी संस्कृति के साथ हम चले हुए हैं। वो संस्कृति लोगों को साथ में लेके चलने की है, जाति और धर्म का भेदभाव नहीं करने की। हमने बचपन में और इससे ज़्यादा कुछ सीखा ही नहीं है। इसलिए संघ का कार्यकर्ता उससे इसलिए लड़ता है कि 100% वोटिंग हो, कि हमारा लोकतंत्र किसी वोटिंग पैटर्न पे ना फंसे। हर कोई आए, उसे किसी जाति धर्म से ना बांटते हुए हर कोई आए और लोकतंत्र में हिस्सा लेके तय करे कि लोकतंत्र ठीक रहे। मुझे लगता है स्वयंसेवक संघ के ये सारे कार्यकर्ता उस रूप से महाराष्ट्र में भी इतनी ही ताकत से काम कर रहे हैं कि 100% वोटिंग हो, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। बहुत शुक्रिया पूनम जी, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जी। और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत TV9 के शुभकामनाएं। सारे दर्शकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी दिवाली बहुत सुखकर और बहुत अच्छी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत मुबारक।